और उसी के एस्पिरेंट्स इस वीडियो में मैं दो आर्गुमेंट के क्वेश्चंस ले रही हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने टेस्ट पेपर्स शुरू कर दिए हैं पेपर 2 का। और अगर आपको टेस्ट पेपर्स खरीदना है तो cpapershmi.com में जाएंगे और इन टेस्ट पेपर्स के आपको दोनों मतलब 3 टेस्ट पेपर्स आपको मिलेंगे और तीनों टेस्ट पेपर्स के आपको मॉडल आंसर भी मिलेंगे। फिलहाल आपको 2 टेस्ट पेपर्स अपलोडेड मिल रहा है, हालांकि 3 टेस्ट पेपर्स होगा। कल परसों में एक और टेस्ट पेपर्स अपलोड हो जाएंगे। तो एक टेस्ट पेपर ये आप देख रहे हो 24AC01 24AC01, तो जिसको इवैल्यूएशन करवाना है वो ये प्रोडक्ट खरीदेंगे जिससे अपने आंसर्स अटेम्प्ट करेंगे और मुझे मेल करेंगे और आपको फीडबैक मिलेगा, रिटन फीडबैक, ऑडियो फीडबैक और टेलीफोनिक फीडबैक। और अगर आपको मॉडल आंसर चाहिए तो सिंपली आप मॉडल आंसर ले सकते हैं, वो फ्री है। वैसे ही 24AC02 का अगर आपको इवैल्यूएशन करवाना है तो आपको पे करना पड़ेगा 499। और अगर आपको इवैल्यूएशन करवाना है तो आपको आंसर्स अटेम्प्ट करने होंगे, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, आंसर्स लेके मुझे ईमेल करना होगा। ये फुल लेंथ टेस्ट पेपर है स्टूडेंट्स, अगर आपको सिंपली इसका मॉडल आंसर चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स ग्रामर का अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो ये पीडीएफ आपको मिल रही है 299 का। और अगर आपको प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर चाहिए पेपर 2 का तो आपको ये 99 रुपीज में मिलेगा। 2018 से 2023 का सॉल्व पेपर है। और अगर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर्स चाहिए ग्रामर का तो वो 250 रुपीज में अवेलेबल है। ग्रामर की बुक अवेलेबल है स्टूडेंट्स, और साथ में न्यू एडिशन चेकमेट राइटिंग सेक्शन की बुक अवेलेबल है जिसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन विद आंसर थे, उसकी लिस्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप कॉम्पिटिव इंग्लिश बाय रश्मि। और साथ में बहुत सारे आर्गुमेंट क्वेश्चन के आंसर प्रैक्टिस पैसेजेस आपको मिलेंगे प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। तो स्टूडेंट्स अब मैं आप लोगों को आर्गुमेंट क्वेश्चन सिखा रही हूँ। ये मेरे फर्स्ट टेस्ट पेपर का आर्गुमेंट क्वेश्चन है। ये फर्स्ट टेस्ट पेपर है स्टूडेंट्स 24AC01। और ये आर्गुमेंट क्वेश्चन है पहला, जजेस शुड बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स। ये हिंदू में आया था 12 मार्च 2024, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, बैनिंग सर्टेन ब्रीड्स ऑफ डॉग्स विल नॉट एंश्योर सेफ्टी ऑफ पासर्स बाय। तो इसमें डॉग के कुछ ब्रीड्स को बैन करने की बात है ताकि पासर्स बाय सेफ रहे, सिक्योर रहे। तो ये हिंदू में 21 मार्च को आया है, 3 अप्रैल को भी आया है, 27 मार्च को भी आया है। तो कुछ डॉग के ब्रीड्स को बैन करने पर हिंदू में बहुत सारे आर्टिकल्स आए हैं और अलग अलग डेट्स पे। तो इसीलिए ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था तो मैंने इसको ले लिया अपने आर्गुमेंट के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला आप देखिए, ये रहा आर्गुमेंट क्वेश्चन। जजेस शुड बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स। तो आर्गुमेंट का सबसे पहले हम फॉर्मेट देखते हैं। आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, INTR OD CTI और बहुत सारे सिंपल बोलते हैं मैम इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स अगर आप लोग ये इंट्रोडक्शन टर्म लिखते हो फिर अंडरलाइन करते हो तो एग्जामिनर के दिमाग में क्लैरिटी आती है कि ये जो फॉलोइंग लाइंस है ये आपका इंट्रोडक्टरी लाइंस है। और अगर आप ये इंट्रोडक्शन नहीं लिखते हो, सपोज मैं इंट्रोडक्शन हटा देती हूँ, ठीक है, तो एज तो एग्जामिनर में क्लैरिटी नहीं आती कि ये है क्या एक्चुअली में। देखिए आपने लिख दिया तो अरे इंट्रोडक्शन लिखने में 1 सेकेंड लगता है, आप ये 1 सेकेंड नहीं दे सकते हो। अब यहाँ पे आपने जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय रिसेंट रिजाइन एज अ जज। अरे तो भाई एग्जामिनर के दिमाग में क्लैरिटी तो आनी चाहिए कि ये वाला लाइन इंट्रोडक्शन का है। इसीलिए स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन ये टर्म लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब उसके बाद फॉर लिखिए, फॉर को अंडरलाइन करिए, अगेंस्ट लिखिए, अगेंस्ट को अंडरलाइन करिए। कोई कोई स्टूडेंट्स अगेंस्ट की स्पेलिंग भी मिस्टेक कर देते हैं, वो काम मत करिए। और फिर उसके बाद कंक्लूजन लिखिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि कंक्लूजन ना लिखना ना ये टर्म लिखना जरूरी नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो चलिए ये टर्म हटा देते हैं। अब बताइए, ये टर्म हटाने पर ऐसा लग रहा है कि ये जो लाइन है ये सेकेंड पॉइंट का एक्सटेंशन है, ऐसा फील हो रहा है। तो दिमाग में, एग्जामिनर के दिमाग में अगर क्लैरिटी आएगी तो आपको तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है, फायदा ही होगा कि हाँ इस बच्चे ने इंट्रोडक्शन लिखा है, इस बच्चे ने कंक्लूजन लिखा है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनर के दिमाग में क्लैरिटी लाना। तो इसीलिए कंक्लूजन टर्म और इंट्रोडक्शन टर्म लिखना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम आर्गुमेंट लिखना फॉर एंड अगेंस्ट, तो इंट्रोडक्शन ही लिखना जरूरी नहीं, इसका मतलब यही चीज लिखना जरूरी नहीं है। स्टूडेंट्स देखिए, आपको आर्गुमेंट को ओपन करना है, उसका एक बैकग्राउंड तो देना पड़ेगा ना कि आर्गुमेंट क्यों शुरू हुआ। ओके, इसीलिए इंट्रोडक्शन देना है। कंक्लूजन इसलिए देना जरूरी है ताकि एग्जामिनर को पता चले आपका ओपिनियन क्या है, आप क्या स्टैंड रखते हैं इस पर्टिकुलर इश्यू पे। गॉट माई पॉइंट? इसीलिए इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन देना जरूरी होता है, मगर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को बहुत बड़ा नहीं करना है। आप देखिए कितना छोटा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है और देखिए कितना छोटा कंक्लूजन दिया है, तो छोटा ही रखो। और दूसरी चीज है कि जो इंट्रोडक्शन में साइट्स मत लेना। आप इंट्रोडक्शन में कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट्स अननोइंगली आर्गुमेंट टॉपिक को ही ओपन कर देते हैं, तो वो काम नहीं करना। आर्गुमेंट जो क्वेश्चन है उसके फेवर में बोलने लग जाते हैं या उसके अगेंस्ट में बोलने लग जाते हैं, तो ऐसा काम नहीं करना है। आपको इंट्रोडक्शन में साइट्स नहीं लेना है, साइट्स आप लो, फॉर अगेंस्ट में लिखो। अच्छा, अब एक और चीज है कि स्टूडेंट्स फॉर में 4 पॉइंट्स, 5 पॉइंट, 6, 7 पॉइंट्स लिखते हैं, अगेंस्ट में भी ऐसे ही करते हैं, 6, 7 ऐसे करके पॉइंट्स लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली आप पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। अगर आप फॉर में 2 पॉइंट देते तो अगेंस्ट में भी 2 पॉइंट दोगे, फॉर में 7 पॉइंट्स दोगे तो अगेंस्ट में भी 7 पॉइंट देना पड़ेगा। तो अगर आप इतने ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स दोगे तो आप वर्ड लिमिट को क्रॉस कर जाओगे। एक्चुअली आर्गुमेंट में लिखा तो नहीं रहता कितनी वर्ड लिमिट में, कितनी वर्ड में लिखना है, मगर बहुत लॉजिकल सा रीजन है कि 300 वर्ड में लिखना होगा, क्योंकि आर्गुमेंट 20 मार्क्स का है, ऐसे भी 20 मार्क्स का है, ऐसे 300 वर्ड्स में लिखना है, तो आर्गुमेंट भी 300 वर्ड्स में ही लिखना है, राइट। तो आप नंबर ऑफ पॉइंट्स को बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली वर्ड लिमिट बढ़ जाएगी, वर्ड लिमिट एक्सीड हो जाएगी और आप नंबर ऑफ पॉइंट्स एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। इसीलिए स्टूडेंट 2 ही पॉइंट्स लिखो, मगर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करो जैसे कि मैंने किया है। 3 पॉइंट्स लिखो मैक्सिमम, 3 पॉइंट से वैसे भी ज्यादा नहीं लिखना चाहिए, 3 पॉइंट्स मैक्सिमम लिखो और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो। ओके, और इन्हें एग्जामिनर कोई बेवकूफ नहीं है या कोई बच्चा नहीं है कि अच्छा नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ा दिए तो एग्जामिनर इंप्रेस हो गया। बच्चे लोग इंप्रेस होते हैं, जिनका दिमाग छोटा होता है वो लोग इंप्रेस होते हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ा हुआ देखो, वो 7 पॉइंट्स लिखा है तब तो इसको बहुत अच्छा लिखा होगा, चलो इसको मार्क्स दूंगा। ये नहीं करता एग्जामिनर, बहुत मेच्योर इंसान है, बहुत एक्सपीरियंस इंसान है। एग्जामिनर आपका कंटेंट देखता है, कंटेंट में आपने क्या लिखा है, पॉइंट्स आप बढ़ा दोगे तो आप इंप्रेस नहीं कर पाओगे। तो बेटर यही है कि पॉइंट्स कम रखो, 3 ज्यादा से ज्यादा, और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो, ठीक है। और 300 वर्ड्स में लिखो, बेटर रहेगा। अब क्वेश्चन है जजेस शुड बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स, तो ये डिबेट क्यों था। तो मैंने यहाँ पर एक इसका बैकग्राउंड दिया है कि जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय recently resigned as a judge of the Calcutta High Court and joined BJP. This raised the debate whether judges should यहाँ join लिखना चाहिए था, whether judges should join politics or not. फिर अब मैंने फेवर में लिखा है कि जजेस शुड बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम जॉइनिंग पॉलिटिक्स। अब यहाँ पे फॉर आप लिखो, मगर कोई कोई स्टूडेंट्स क्या कहते हैं जजेस शुड बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम जॉइनिंग पॉलिटिक्स बिकॉज, इतना लंबा स्टेटमेंट लिखते हैं मगर इंट्रोडक्टरी टर्म नहीं लिख पाएंगे। मगर यहाँ पे फॉर लिख के काम बन सकता है, मगर इसको इतना लंबा स्टेटमेंट लिखना है। कोई कोई लिखते हैं आर्गुमेंट इन द फेवर ऑफ द स्टेटमेंट, ये भी अननेसेसरी है, सिंपल फॉर लिखो स्टूडेंट। तो फॉर में मैंने लिखा है मेंटेनिंग जुडिशियल इंटीग्रिटी आफ्टर रिटायरमेंट is crucial to upholding public trust in the judiciary, यानी पब्लिक ट्रस्ट को अपहोल्ड करने के लिए किसी भी जजेस को पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करना चाहिए। अगर जजेस इन्वॉल्व रहते पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में तो इससे ना एक प्रश्न उठ जाता है उनके पार्शियलिटी पे, इम्पार्शियलिटी पे, ठीक है। तो फिर मैंने एक एग्जांपल दिया, फॉर इंस्टेंस जस्टिस यादव आफ्टर जॉइनिंग पॉलिटिक्स वाज अक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग अ ब्राइब ऑफ इतना मिलियन इंडियन रुपीस टू इन्फ्लुएंस a judgment in a high profile case. This case illustrates how the involvement of retired judges in politics can lead to allegations of misconduct and erode public trust in the judiciary. तो पब्लिक ट्रस्ट खत्म हो जाता है। तो पब्लिक ट्रस्ट कैसे खत्म होता है, सिर्फ एक लाइन लिख के नहीं होगा, आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग द रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेसी। तो मैंने यहाँ पर पहला पब्लिक ट्रस्ट का बोला, फिर जुडिशियल इंडिपेंडेंस का बोला।
Judges must be free from influence from political entities. The decision of judges to align himself with a political party shortly after retirement raises concerns about the influence of political consideration on the judicial decision. If individuals believe that judges are susceptible to political influence, they may be less likely to seek redress to the courts, leading to break down the rule of law. जजेस अगर इनमें पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं तो ऐसा लगता नहीं कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, ऐसा लगेगा कि दे आर रनिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स और एनी पॉलिटिकल पार्टी. ओके, अगेंस्ट में लिखा है जजेस आर एक्सपेक्टेड टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रिटी. अगेंस्ट मतलब जजेस को पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए. एक्चुअली मैं ये बोलना चाह रही हूँ. So judges are expected to uphold the principles of integrity throughout their careers that can bring a sense of trustworthiness to the political process. तो अगर जजेस पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं तो क्या होगा, पॉलिटिकल प्रोसेस में ट्रस्ट आना शुरू होगा. जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, जस्टिस जॉयस का एंटर्ड पॉलिटिक्स एंड सर्व्ड एज एन एमपी इन द राज्यसभा फॉर 2 terms. Despite transitioning to politics, he continued to uphold the principles of justice, which helped to maintain public trust in his actions. The judges possess a unique perspective on the practical implications of laws and policies. By participating in politics, they can contribute their insight to the development of sound and effective policies that address societal challenges and uphold constitutional प्रिंसिपल. सो जजेस को बहुत अच्छे से लॉ के बारे में पता है, तो वो बहुत अच्छे से पॉलिटिक्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं पॉलिटिक्स में. तो मैंने कंक्लूड किया है कि द डिसीजन टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स आफ्टर रिटायरमेंट इज अ पर्सनल चॉइस. However, it is important for retired judges to be mindful of their ongoing responsibilities as former members of the judiciary. एक पर्सनल चॉइस है, मगर हर जजेस को पता होना चाहिए कि उनका वो जुडिशरी के कभी मेंबर रहे हुए हैं, तो वो लोग जब भी पॉलिटिक्स में जाए तो जुडिशियल इंटीग्रिटी एंड इम्पार्शियलिटी को अपहोल्ड करें. ओके, तो ये मैंने इसका आंसर लिखा है. 339 वर्ड्स में वर्ड्स लिमिट थोड़ा एक्सीड किया है. अब आर्गुमेंट 2, बैनिंग सर्टेन ब्रीड्स ऑफ डॉग विल नॉट एंश्योर सेफ्टी ऑफ पासेस बाय. बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदू में इस पे 3-4 बार आर्टिकल्स आ चुके हैं. तो मैंने यहाँ पर गवर्नमेंट है तो उसको GOVT नहीं, गवर्नमेंट पूरा लिखना चाहिए था. सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्स टू राइजिंग केसेस ऑफ डॉग बाइट्स across the country imposed a ban on the import, sale and breeding of 23 dog breeds. तो मुझे इंट्रोडक्शन में एक मतलब आर्गुमेंट शुरू करने के पहले एक बैकग्राउंड देना पड़ेगा कि ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है 23 डॉग ब्रीड्स को. तो यहाँ पर क्वेश्चन है विल नॉट इंश्योर. तो आप लोग को ध्यान देना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो. विल नॉट इंश्योर, तो फॉर में मुझे लिखना है कि ये सेफ्टी से नहीं आएगा. ओके, बैन करने से. तो banning negligent and irresponsible people from owning dogs is far better and efficient way of improving public safety, because reckless dog owners allow their dogs to run loose. Some keep their dogs in unhealthy environment, causing violent action from them. Also, if owners are made accountable for the training and good upkeep of their dogs by law, the cases of animal attack will be controlled. तो एक्चुअली ये जो मैंने पॉइंट लिखा है ना, फॉर का 1-2 एक्चुअली अगेंस्ट का पॉइंट होना चाहिए, तो मैं इसको ठीक कर दूंगी. तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि मतलब मैं ये फॉर की बात कर रही हूँ, एक्चुअली मैं ये अगेंस्ट की बात कर रही हूँ, जिसमें मैंने बोला कि जो डॉग ओनर्स हैं अगर ब्रीड्स को मतलब कि अगर बैन कर दिया जाए तो इससे क्या होता है, अगर कुछ ऐसे डॉग्स हैं जो बाइट करते हैं तो वो लोग वायलेंट एक्शन करते हैं. तो अगर उनको बैन कर दिया गया तो एनिमल अटैक रिड्यूस हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा. Breed specific legislation which bans certain breeds often criticized for unfairly targeting specific types of dog based on their appearance rather than behavior. This can lead to discrimination against responsible owners and well-behaved dogs simply because of their breed. तो कुछ breeds ऐसे हैं जो violent होते हैं, मगर उसी breed में non-violent dogs भी होते हैं. तो इस तरह से ये एक तरह से जनरलाइज करना सही नहीं होता है, और इसकी वजह से फियर और प्रेजुडिस, बायसनेस आ जाएगा अगेंस्ट सर्टेन टाइप्स ऑफ डॉग्स इवन इफ द इंडिविजुअल एनिमल्स आर वेल बिहेव्ड एंड पोजेस नो थ्रेट. ओके, अब मैं ये फॉर्म में लिख रही हूँ. मैं फॉर्म में यहाँ पर ये लिख रही हूँ कि इट विल एंश्योर सेफ्टी. ठीक है. So most animal activists support the recommendation as they believe that the ban will prevent foreign breeds from suffering in Indian climatic conditions. A lot of exotic breeds can't deal with the hot and humid climate of India.
They also require special nutrition, which many owners are unable to afford the costly dog food. In extreme cases, this can lead to suffering and decreased lifespan if proper care and accommodation are not provided to pet dogs. तो कुछ एनिमल एक्टिविस्ट है वो बिलीव करते हैं कि बैन विल प्रिवेंट फॉरेन ब्रीड्स फ्रॉम सफरिंग इन इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है, क्योंकि वो जो फॉरेन ब्रीड्स हैं वो लोग इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन में एडजस्ट नहीं होते हैं, इसकी वजह से वो लोग वॉयलेंट हो जाते हैं. Certain breeds are associated with a high risk of aggression and attacks. Banning these breeds can reduce the likelihood of dog-related incidents and protect the public, particularly vulnerable groups such as children and the elderly, from protection. A toddler was hospitalized after she was bitten by pit bull in Delhi. In another incident last week, another 10-year-old child was critically injured in Ghaziabad after a pit bull attacked her. Banning such aggressive breeds can contribute to creating safer communities where residents feel more secure, walking their neighborhoods and interacting with other dog owners. तो मैंने कंक्लूजन लिखा है, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल देकर बता दिया. कंक्लूजन में गवर्नमेंट विल नीड टू कंडक्ट अ थॉरो स्टडी एंड रिसर्च ऑफ बैंस इम्पैक्ट ऑन वेरियस स्टेकहोल्डर्स. Most importantly, must also consider welfare and well-being of all the dogs. Students, ये रहा आर्गुमेंट के 2 क्वेश्चन. आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोगों को काफी इसमें कंटेंट भी मिला होगा. थैंक यू वेरी मच.